हेलो फ्रेंड्स, बिहार जीके का जो सीरीज शुरू किए थे उसका ये अगला वीडियो है। बिहार जीके में हम लोग साहित्यिक स्रोत पढ़ रहे थे। साहित्यिक स्रोत में कुछ बचा हुआ था। चलिए, तो बिहार का जीके देखने से पहले थोड़ा विस्तार देख लेते हैं। ये हर बार इसलिए देखना ज़रूरी है ताकि आपको बार बार देखने से चीज़ें पूरी तरह से याद हो जाए। भारत का यदि उत्तर से दक्षिण यदि लंबाई देखा जाए तो 345 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम यदि लंबाई देखा जाए तो 483 किलोमीटर है। भारत का यदि अक्षांशीय विस्तार देखना है तो 24.20 डिग्री से लेकर 27.31 डिग्री तक जाता है। जबकि इसका देशांतर देखना है तो 83 डिग्री 19 देशांतर से लेकर 88.17 तक जाता है। आप केवल इतना याद रखेंगे कि 24 से लेकर 27 तक अक्षांश है और 83 से लेकर 28 तक देशांतर जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। साहित्यिक स्रोत हमने देख लिया था। साहित्यिक स्रोत में बिहार का साहित्यिक स्रोत। तो बिहार के साहित्यिक स्रोत में हम देख लिए कि बिहार का साहित्यिक स्रोत कौन कौन है। तो अथर्ववेद, ऋग्वेद और शतपथ ब्राह्मण, ये तीनों बिहार के साहित्यिक स्रोत है, क्योंकि इन तीनों से बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। यदि बिहार शब्द का उल्लेख देखें तो सबसे पहले अथर्ववेद में बिहार शब्द का उल्लेख मिला था सबसे पहले। वहीं देख लेते हैं मगध का सबसे पहले उल्लेख इतिहास में कहाँ मिलता है तो ऋग्वेद में मगध का सबसे पहला उल्लेख मिलता है। अगला है बिहार के किस साहित्य से बिहार के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो ये अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र और दीर्घ निकाय, तीनों से बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगला देख लेते हैं अंगुत्तर निकाय एवं दीर्घ निकाय का संबंध किस बौद्ध धर्म से है। तो यह है बौद्ध धर्म से। अंगुत्तर निकाय और दीर्घ निकाय दोनों का संबंध बौद्ध धर्म से है। अगला है भगवती सूत्र का संबंध किस धर्म से है, जैन धर्म से। सर्वप्रथम महाजनपदों की राजधानी जानकारी किस ग्रंथ से मिलता है। तो ये भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय, ये दोनों से महाजनपद के बारे में जानकारी मिलता है। टोटल 16 महाजनपद है। महाजनपदों की कुल संख्या कितनी है, 16। अच्छा, दिया ही आगे देख लेते हैं बिहार में कुल कितने महाजनपद है। तो लेकिन 16 जनपद जो पूरे भारत में, बिहार में केवल 3 ही महाजनपद है। 10वां कह रहा है कौन बिहार स्थित महाजनपद है। तो वो 3 में कौन कौन आ गया, वत्स हो गया। वत्स है जो नहीं है, बाकी अंग, वज्र और मगध, ये तीनों बिहार में स्थित महाजनपद है। ठीक है, अगला देख लेते हैं तबकाते नासिरी किस लेखक द्वारा लिखा गया। तो मिन्हाज उस सिराज द्वारा लिखा गया तबकाते नासिरी। ये दरोगा यूपीएससी बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। तबकाते नासिरी के लेखक कौन है, तो मिन्हाज उस सिराज। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अब्बा रखा या सरवानी द्वारा लिखित है। तो कौन सी पुस्तक है, वो है तारीख शेरशाही। तारीख शेरशाही पुस्तक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक फारसी में लिखा गया है। तो तबकाते नासिरी लिखा गया, वही जो पीछे देखे मिन्हाज उस सिराज का। आगे लिख लेते हैं कौन सा असत्य यानी कौन सा गलत है। तो सी का जो दिया है रिजकुल्लाह किताबुल हिंद, तो ये गलत है। बाकी शेख कबीर की पुस्तक का नाम है अफसाना-ए सादी। अगला है इख्तिसाक देहलवी, इसकी पुस्तक है बसाती नूल उस नाम है, मुस्लिम लफ्ज का नाम है, इसलिए थोड़ा पढ़ने में भी कठिनाई आता है। गुलाम हुसैन सलीम, इसकी पुस्तक है रियाज उल सलातिन। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन वाक्यास ए मुस्ताकी के लेखक है। 15वां है, तो ये है रिजकुल। 16वां देखते हैं कौन गुलामगिरी हुसैन तबात ताई की रचना है। तो सिया उल मुतखैरिन। ठीक है, ये गुलाम हुसैन तबात ताई की रचना है। 17वां है कीर्ति लता एवं कीर्ति पताका के रचनाकार कौन है। तो ये विद्यापीठ है।
18वां है कौन ज्योतिश्वर की रचना की थी, तो वर्ण रत्नाकर ने। 19वां है रजनी रत्नाकर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है चंदेश्वर। नेक्स्ट है कौन है जो असत्य है, तो अब्दुल फजल। बाबरनामा के लेखक अब्दुल फजल नहीं थे, बाबरनामा के लेखक बाबर ही थे। और जियाउद्दीन बर्नी के लेखक है तारीख फिरोज शाही। पाणिनि का लेखक है अष्टाध्यायी पाणिनि। किसका लेखक है, अष्टाध्यायी का। कौटिल्य किसका है, अर्थशास्त्र का। 21वां है अकबरनामा के लेखक कौन है, तो अबुल फजल। ये तो भी आई है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। अगला है किसकी रचना इंडिका है, मेगास्थनीज। निम्न में से किसका संबंध यूनान से है, 23वां मेगास्थनीज का। 24वां है किसका यात्रा वृत्तांत बिहार के लिए साहित्यिक स्रोत माना जाता है, तो ये ह्वेनसांग, फाहियान और अजित सिंह, ये तीनों का यात्रा वृत्तांत बिहार के लिए साहित्यिक स्रोत है। 25वां है निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में बिहार की यात्रा की, तो मुगल काल में बिहार की यात्रा 3 लोगों ने की, मार्शल, पीटर और मनुची ने। 26वां है किस यूरोपीय यात्री का यात्रा वृत्तांत बिहार के इतिहास का साहित्यिक स्रोत है, तो ये तीनों है रॉल्फ फिच, एडवर्ड टेरी और मॉनरिच। ठीक है, चलिए तो ये हमारा साहित्यिक स्रोत यहाँ समाप्त होता है। अब वो देख लेंगे प्राचीन काल, प्राचीन भारत में हम प्राग ऐतिहासिक काल देखते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, पहला पॉइंट है आदिवासी। प्राग ऐतिहासिक में देख लेते हैं। आदि मानव के निवास के साक्ष्य बिहार के कुछ स्थानों से लगभग कब प्राप्त हुआ है, तो लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व प्राप्त हुआ है। अगला है बिहार के किस स्थान से पुरातात्विक पाषाण युगीन अवशेष मिला है, तो पाषाण युगीन अवशेष कहाँ से मिला है, पटना, मुंगेर और नालंदा, ये 3 स्थानों से मिला है। नेक्स्ट है प्राग ऐतिहासिक काल का प्रारंभ चरण क्या है, तो ये है पाषाण काल। पाषाण युग है जो प्राग ऐतिहासिक काल का प्रारंभ चरण माना जाता है। नेक्स्ट है मानव या कब मानव ने पत्थर के उपकरण के आधार पर अपनी संस्कृति का निर्माण किया, तो यह है पाषाण काल में। पाषाण काल में मानव ने पत्थर के उपकरण या औजार बनाना शुरू किए थे। नेक्स्ट है बिहार के किस स्थान से पूरा पाषाण युगीन उपकरण प्राप्त हुआ है, तो यह है वाल्मीकि नगर, जेठियन घाटी और राजपोखरण, ये तीनों से पूरा पाषाण युगीन उपकरण प्राप्त हुआ है। अगला है कौन सा जोड़ा गलत है, तो ये पटना, जेठियन गलत है, बाकी सबका सब सही है। बाकी क्या है भागलपुर में राजपोखर स्थान मिला है, मुंगेर से पैसरा मिला है और गया से पेमार घाटी मिला है। आगे देखते हैं जेठियन घाटी पूरा पाषाण कालीन स्थल वर्तमान के किस जिला है, तो वो जेठियन घाटी जो है वर्तमान के नालंदा जिला में है। ठीक है, नालंदा जिला में है। चलिए अब देख लेते हैं पूरा पाषाण युगीन स्थल भागलपुर में स्थित है, तो ये है भाली जोड़ जो स्थान है भागलपुर में स्थित है। चलिए तो भागलपुर से भाली जोड़ याद रखेंगे। अब है पूरा पाषाण कालीन उपकरण बिहार के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुआ है। कौन कौन स्थान से, तो अस्क, स्क्रैपर और फलक, ये 3 उपकरण है जो बिहार से प्राप्त हुआ है। ठीक है, स्क्रैपर क्या होता है, कुछ पीटने वाला होता है। फलक क्या होता है, कुछ काटने वाला। अस्क क्या होता है, ये भी कुछ काटने वाला ही होता है। तो ये तीनों औजार मिले हैं बिहार से। नेक्स्ट देखते हैं पूरा पाषाण कालीन मानव की जीविका का मुख्य स्रोत क्या था, तो इसका जीविका का मुख्य स्रोत था कंदमूल, शिकार और मछली पकड़ना। ये 3 चीज़ें जो था पूरा पाषाण काल का जीविका का मुख्य स्रोत था, यानी जीवित रहते थे इसी पर। अगला है बिहार के किस स्थान से प्राग ऐतिहासिक मानव के 2 चट्टान आवास के अवशेष मिले, यानी घर मिला है। ठीक है, चट्टानों का ये मिला है कहाँ पर, तो गया में मिला है जो आज भी है। आगे है शेरशाह घाटी, प्राग ऐतिहासिक काल शेरशाह घाटी
प्राग ऐतिहासिक स्थान बिहार के किस जिले में है? तो ये है गया में। और लास्ट है, मनुष्य द्वारा कृषि कार्य कब प्रारंभ किया गया? तो ये नवपाषाण काल में। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्थान नवपाषाण कालीन स्थल है? तो ये तीनों हो जाएगा, कुतुबपुर, मनेर और सेनुआर, ये तीनों जो है नवपाषाण कालीन स्थल है। अब देखना है निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है यानी गलत है। तो मुंगेर की ओर गलत है, बाकी सब सही है। ताराडीह कहाँ स्थित है? गया में। सेनुआर कहाँ है? रोहतास में। और चेचर कहाँ है? वैशाली में। अगला है नवपाषाण कालीन स्थल चिरांद किस नदी के तट पे है? तो ये चिरांद जो है गंगा नदी के तट पे है। चिरांद का उत्खनन कब हुआ था? तो सन 1962 ईस्वी में चिरांद का उत्खनन हुआ था। तो चिरांद कहाँ पर है? ऊपर हमने देख लिया था चिरांद, चिरांद भी लगभग वैशाली में ही पड़ेगा। अगला है ताराडीह नवपाषाण कालीन स्थल गया जिले के किस नदी के तट पे है? तो ये है फल्गु नदी के तट पे। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल नवपाषाण कालीन स्थल कुर्दा नदी के तट पर स्थित है? तो ये है सेनुआर। सेनुआर कहाँ स्थित है? कुर्दा नदी के तट पर स्थित है। आगे मानव ने पहली बार धातु के रूप में किस धातु का प्रारंभ किया? तो ये तांबा का है। ये तो काफ़ी बार रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है कि मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु कौन है? तो तांबा है। अगला है बिहार में ताम्रपाषाण संस्कृति के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये मिला है अड़ियन, सेनुआर और मनेर, ये 3 जगह से मिला है बिहार के ताम्रपाषाण कालीन स्थल। आगे देखते हैं, 1050 ईस्वी ईसा पूर्व के आसपास गंगा घाटी में अतरंजी खेरा उत्तर प्रदेश से किस धातु के मिलने का प्रमाण मिला है? तो ये तो VBI इम्पोर्टेंट है, BPSC के एग्जाम में भी आया गया था कि अतरंजी खेरा एकमात्र स्थल है जहाँ से लोहा प्राप्त हुआ है। तो ये है कहाँ पर? तो ये उत्तर प्रदेश में। अगला है लौह युग। लौह युग किस काल का है? किस युग का है? तो ये उत्तर वैदिक युग का काल है लौह युग। आगे देख लेते हैं, लौह युग का दूसरा चरण जो किस काल का है? तो दूसरा चरण उत्तरी काले मृदभांड का है। ठीक है, इसको BPSC के एग्जाम में उत्तरी काले मृदभांड न लिख के लिखा गया था NTPC। ठीक है, NTPC लिखा गया था, यानी कि नॉर्थ प्रिंटेड मृदभांड था कुछ, इसे इंग्लिश में लिखा गया था NTPC करके कुछ लिखा गया था। ठीक है, लौह युग का दूसरा काल स्टार्ट होता है उत्तरी काले मृदभांड से। ठीक है, अगला है बिहार में पहली बार नगरीकरण का साक्ष्य कब मिला है? तो ये लौह युग में मिला है नगरीकरण का साक्ष्य। अगला है हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब माना जाता है? जो हड़प्पा सभ्यता का काल है ये कब से कब माना जाता है? तो ये माना जाता है 2350 से लेकर 1750 तक, लेकिन कोई 2200 से 1700 भी मानते हैं, लेकिन 2350 से 1750 ईसा पूर्व हड़प्पा का काल माना जाता है। अगला है ऋग्वेद का काल कब से कब है? तो ये है 1500 से 1000 तक, ऋग्वेद का काल माना जाता है 1500 से 1000 तक। नेक्स्ट है आर्य संस्कृति का गंगा घाटी में विस्तार कब से कब हुआ था? तो आर्य संस्कृति का हम लोग देखे थे, आर्य संस्कृति 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, जो हम लोग ये भी देखे थे उत्तर वैदिक काल, जो उत्तर वैदिक काल था, प्राग वैदिक काल तो देख लिए थे 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और 1000 से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल देख लिए थे। तो उत्तर वैदिक काल में ही आर्य संस्कृति के गंगा घाटी में विस्तार हुआ था, ये 1000 से 600 ईसा पूर्व है। अगला है शतपथ ब्राह्मण में गंडक के मैदानी क्षेत्र में आर्यों के बसने का उल्लेख कब मिलता है? तो ये 800 ईसा पूर्व में मिलता है कि आर्य लोग आकर बसे थे, ऐसा उल्लेख किसमें है? ये शतपथ ब्राह्मण में ऐसा लिखा गया है।
आगे है उत्तर वैदिक का कालक्रम कब से कब माना जाता है? तो 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ये है शतपथ ब्राह्मण। याद रखेंगे सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? शतपथ ब्राह्मण। अगला है किसके रचयिता याज्ञवल्क्य है? तो याज्ञवल्क्य किसके रचयिता है? शतपथ ब्राह्मण के। शतपथ ब्राह्मण ही सबसे बड़ा ब्राह्मण है और इसके रचयिता याज्ञवल्क्य है। ठीक है। आगे है निम्न में से किस साहित्यिक स्रोत के अनुसार आर्यों ने सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम भारत में प्रवेश किया था? तो ये शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ही आर्यों ने सबसे पहले उत्तर में प्रवेश किया था। आर्य द्वारा किस नदी के तट पर बड़े बड़े यज्ञों एवं कर्म कांडों का आयोजन किया जाता था? तो ये सरस्वती नदी के तट पे किया जाता था। ठीक है। बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन। आगे किसकी कहानी शतपथ ब्राह्मण में मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण में माधव विदेह और गौतम राहुलगन की कहानी मिलती है। नेक्स्ट है निम्न में से किसके द्वारा आर्य संस्कृति का विस्तार उत्तर बिहार तक किया गया था? किसके द्वारा किया गया? माधव विदेह के द्वारा किया गया आर्य संस्कृति का विस्तार उत्तर बिहार तक। नेक्स्ट है किस नदी को सदा नीरा कहा जाता है? तो सदा नीरा गंडक को कहा जाता है। आर्यों के मिथिला विदेह क्षेत्र में विस्तार एवं बसने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है प्रमाण कहाँ से? शतपथ ब्राह्मण से। ये भी शतपथ ब्राह्मण से मिलता है कि आर्य के जो मिथिला प्रदेश है यानी उत्तर भारत बिहार में, ये शतपथ ब्राह्मण से ही पता चलता है। आगे है अच्छा लास्ट है कहाँ के राजा दार्शनिक एवं विद्वान थे जिन्होंने उपनिषदों की रचना करवाई? तो विदेह के राजा थे जिन्होंने उपनिषदों की रचना करवाई। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम लोग देख लेंगे प्राचीन बिहार में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार। ठीक है। चलिए।